नमस्कार, आप सबका नीति शास्त्र चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। वैसे तो आप लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा, टीवी पे देखा, मीडिया पे होगा, सुना होगा। बट आज हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की बात करते हैं कि यहाँ कौन-कौन से अड्डे थे, कौन-कौन से आतंकवादी थे जिनको न्यूट्रलाइज़ किया गया, कौन-कौन से हवाई अड्डे थे पाकिस्तानी एयरफ़ोर्स के जो डिस्ट्रॉय किए गए, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इनके आपको मैं इसमें कुछ वीडियो भी साझा करूँगा, कुछ कुछ आपके लिए इमेजेस भी साझा करूँगा और अंत में कुछ पाकिस्तानी मिलिट्री पे हम बात करेंगे कि इनका कैसे इन्होंने अपने आवाम को बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है, गुलाम बना के रखा हुआ है। और अंत में डीजीएमओ का जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका वीडियो भी हम आप लोगों के साथ साझा करें। तो ऑपरेशन सिंदूर में 7 तारीख को जिस पे बहावलपुर और मुरीदके में भारत ने एयर स्ट्राइक्स करे, उसमें कुछ की टारगेट्स क्या थे? शवाही नाला कैंप, मरकज़ सिदीनिया बिलाल मुज़फ़्फ़राबाद, मरकज़ अबू बकर इस्लामाबाद, मरकज़ सुबहान अल्लाह बहावलपुर, गुलपुर कैंप कोतली, मरकज़ अल दावा मुरीद के, टेरर ट्रेनिंग कैंप्स इन सरगोदा, बरनाला एंड जज्जा। तो ये कुछ नोन टारगेट्स थे जिसमें तकरीबन 9 टारगेट्स पे हमला किया गया है और बोला गया कि तकरीबन 100 सवा 100 के आसपास मिलिटेंट्स मरे हैं। पाकिस्तानी खुद अब उनका खुद जो रिकॉर्ड है उनकी इंटेलिजेंस का वो बताता है कि कितनी कितनी यहाँ पे मौतें हुई हैं आतंकवादियों की। और सबसे बढ़िया बात ये है कि स्काई न्यूज़ का एक वीडियो है जो एक भारतीय एजेंसी नहीं है, इंटरनेशनल एजेंसी है, जहाँ पे वो बताते हैं टिकटॉक का कि 313 गैंग कैसे बहावलपुर में जो कि जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे ये आतंकवादी की बच्चों की ट्रेनिंग हो रही है खाली, और वहाँ पे उनको पूरा का पूरा ये जिहाद का कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है। और वो वीडियो स्काई न्यूज़ का है, कोशिश करेंगे वो भी आपके लिए आज इसमें वीडियो में डाला जाए। तो अब आगे चलते हैं। आगे है कि अब इन्होंने कौन कौन से नॉन टेररिस्ट को भारत ने न्यूट्रलाइज किया है। यह है मुदस्सर कादियान आलियास अबू जिंदल लश्कर तैयबा का आइडियोलॉजिकल हेड है। हाफिज मोहम्मद जमील जो ब्रदर इन लॉ है मसूद अजहर के, जो जैश ए मोहम्मद के सरगना हैं, जो ट्रेनर और रिक्रूटर है, ये वही मसूद अजहर हैं जो जो कांदाहार हाईजैक के बाद जिनको छुड़वाया गया था और जिन्होंने जैश ए मोहम्मद बनाई और जिन्होंने भारत की जो असेंबलीज है कश्मीर असेंबली पे हमला किया था, जिन्होंने यहाँ तक कि पुलवामा में भी करवाया था। मौलाना यूसुफ तकार अलियास उस्ताद जी लिंक टू 1999 IC 814 का जो हाईजैकिंग हुआ था। खालिद अलियास अबू बख्शा आर्म्स ट्रैफिकर कमांडर ऑपरेटिंग फ्रॉम फैसलाबाद। मोहम्मद हसन खान ऑपरेशनल कोऑर्डिनेटर जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो अब आप ये जानते हैं कि ये सब चीज हुआ। फिर पाकिस्तानी मिलिट्री का एक फोटो आता है, मिलिट्री का नहीं, हमने देखा एक फोटो देखा सोशल मीडिया पे जिस पे वो फ्यूनरल चल रहा है मिलिटेंट्स का और स्टेट फ्यूनरल दिया जा रहा है और उस फ्यूनरल में पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं जो लेइंग रीत अलॉन्ग विथ हाफिज अब्दुल रऊफ जो एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, और उनके साथ पाकिस्तानी मिलिट्री के लोग खड़े हैं। और भारत के डीजीएमओ की प्रेशर में कल वो पूरा का पूरा दिखाया गया कि कौन कौन से अफसर हैं, और वो अफसर पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिफ मुनीर के साथ जो खड़े होते थे वो आतंकवादियों के स्टेट फ्यूनरल पे वहां पे हो रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये तो पाकिस्तानी मिलिट्री का आतंकवाद का अड्डा है और इस अड्डे के साथ ये सारा का सारा भारत ने ये ऑपरेशन किया। अब आते हैं कि भारत ने कौन कौन से ऑपरेशन कौन कौन से एयरबेस को 10 तारीख को यहाँ पे उड़ाया है। तो यहाँ पे जो उड़ाया है वो है सरगोदा एयरबेस, जहाँ पे जो अब इनका मुशाफ एयरबेस है जिसमें इनका पाकिस्तानी एयरफोर्स का F-16 JF-17 मिराज 5 स्क्वाड्रन रहते हैं। रफीकी एयरबेस जो शोरकोट में रहता है, ये मिराज फाइटर और क्रिटिकल डाइवर्जन बेस है। मुरीद एयरबेस जो इनका यूएवी ऑपरेशन होता है जहां से ये ड्रोन चलाते थे इंडिया के खिलाफ।
चकाला एयरबेस, जो नूर खान एयरबेस भी कहा जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस्लामाबाद के पास है और यहाँ पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड है, जहां पे इनका C-17 जलता हुआ दिखाया गया और ये लॉजिस्टिकल हब है, इसको सिवियर डैमेज हुआ। फिर रहीम यार खान है, जो इंडियन बॉर्डर के पास सिंध में आता है, जो शेख जाहिद का जो एयरपोर्ट है वो पूरा तहस नहस हो चुका है, यहाँ पूरा क्रिएटर तक बन गया है, उसका वीडियो भी हम इसमें एनेक्स करेंगे आपके साथ। फिर शुकुर और चुनियान एयरबेस है, जो 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 कराची का कोस्टल एयर डिफेंस जो है संभालता है। फिर जेकबाबाद है, भोलारी है, स्कर्दू है। तो तकरीबन 10 से 11 पाकिस्तानी एयरबेसों पे हमला किया गया। इनकी तस्वीरें हैं, पाकिस्तान की आवाम के द्वारा कैप्चर किए गए लोकल वीडियो जो है, जो खुद बता रही, ये देखिए जेकबाबाद पे हमला हुआ, ये देखिए रहीम यार खान पे बॉम्ब गिरा, ये देखिए, क्योंकि कॉलोनीज में उनके घर के बगल में और या उस मोहल्ले में अगर एयरबेस दूर से बॉम्ब गिरता है तो दूर से दिखता है। तो वो सारे जो वीडियो जो कैप्चर हुए जो सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी आवाम के द्वारा खुद, सैटेलाइट इमेजरी जो खाली ना कि भारत के डीजीएमओ की है बल्कि इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की है ट्विटर पे, जिन्होंने एक्स पे डाला है, जो ये बहुत नोन सैटेलाइट इमेजरी कैप्चर करते हैं। और यहाँ तक कि चाइनीज जो आपका जो जो चाइनीज आपका सैटेलाइट इमेजरी है, ये वो भी है। तो ये हमने देखा कि पाकिस्तानी एयरबेस पे भारत ने हमला किया। अब ये जानने की जरूरत है कि ये दुनिया में पहली बार हुआ है कि किसी न्यूक्लियर पावर देश ने दूसरी न्यूक्लियर पावर देश के 11 एयरबेस उड़ाए और उसका न्यूक्लियर कमांड को भी न्यूट्रलाइज किया ताकि वो न्यूक्लियर बम या न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल ना कर सके। तो ये भारत के लिए एक गर्व की बात है कि हम दुनिया में एक ऐसा देश है जो ये काम कर पाए। भारतीय सेना के लिए बहुत बड़ी शौर्य की बात है और भारतीय पॉलिटिकल लीडरशिप और भारतीय सरकार के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो एक इतना बोल्ड डिसीजन ले पाए जिसकी वजह से ये मकाम पूरा हो पाया। तो आइए अब इसके बाद एक हम वीडियो डालते हैं, छोटे छोटे इमेजेस के साथ भी डालेंगे, वीडियोस भी डालेंगे। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा आप लोगों के साथ इस सेक्शन के बाद कि पाकिस्तान की मिलिट्री को यह सोचना चाहिए कि क्या पाकिस्तान की आवाम किस रास्ते पे जाना चाहती है। भारत के लोग तो बहुत सेल्फ सफिशिएंट हैं, $4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और अल्टीमेटली 2-3-4 सालों में ये 6-7 ट्रिलियन $8 ट्रिलियन पे होगी और हम लोग जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की महाशक्ति बनेंगे। लेकिन पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की आवाम को कैसे लूट रही है। पाकिस्तान की मीडिया ने खुद बोला कि उनको कल जो खबर आई कि उनका $4 बिलियन का नुकसान हुआ है और उनका IMF का लोन खाली $1 बिलियन का है। और पाकिस्तान की आवाम को यह जानना जरूरी है, और मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम में थोड़े बहुत जो सेंसिबल लोग हैं, पाकिस्तान की आर्मी तो खैर वो तो जिहादी मेंटालिटी की है। वो तो जनरल मुनीर की हमने स्टेटमेंट देखी जहां वो कहते हैं कि ये गजवाए हिंद है, अल्लाह के नाम की लड़ाई है, पता नहीं क्या क्या उनका एक रिलीजियस फनाटिज्म है उस फोर्स में, जो एक जिहादी जो है आर्मी के कपड़े पहन के घूम रहे हैं। अब ये देखिए, अब मैंने एक आर्टिकल लिखा है, खाकी काटल, अपने प्लेटफॉर्म नीति शास्त्र पे। अब उस पे मैंने पूरा डिकोड किया है कि पाकिस्तान का ये अवाम का ये कैसे उन्होंने कैप्चर किया पूरे के पूरे स्टेट को अपने कब्जे में 1900 आजादी के जस्ट बाद से। तो चलिए उसकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। अब यहां पे पहला आता है फौजी फाउंडेशन, जो बना 1954 में। ये बना रिटायर्ड सोल्जर्स के लिए, फर्टिलाइजर्स, पावर जनरेशन, सीमेंट, बैंकिंग, एजुकेशन के लिए। लेकिन इसको अल्टीमेटली इसको वेलफेयर के लिए और कॉर्पोरेट डोमिनेंस के लिए बना दिया गया। सिमिलरली अगला आता है आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, जो इन्होंने बनाया। अब ये जो है शुगर, सीमेंट, रियल एस्टेट, सिक्योरिटी सर्विसेज, इवन इंश्योरेंस कंपनी और एक कॉन्ग्लोमरेट के तौर पे, वेलफेयर इनिशिएटिव के तौर पे ये बनाते रहे। फिर तीसरा आता है शाहीन फाउंडेशन,
जो पाकिस्तानी एयरफोर्स रन करती है, ये अपनी एयरलाइन चलाते हैं, ये हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे इनके मीडिया आउटलेट्स हैं जैसे FM 100, यहां तक कि सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी चलाते हैं जहां से मिलिट्री का सॉफ्ट पावर का पूरे एजुकेशनल सिस्टम पे कंट्रोल रहता है। फिर आता है बहरिया फाउंडेशन। अब बहरिया फाउंडेशन आती है पाकिस्तान नेवी की, और उसमें उनको वो स्कूल्स चलाते हैं, शिपिंग कंपनीज चलाते हैं, रियल एस्टेट चलाते हैं, कमर्शियल कोस्टल ऑपरेशंस, हाउसिंग प्रोजेक्ट, कराची से लेके ग्वादर तक की जो पूरी कोस्ट लाइन है वो ये लोग जो है इनकी कंट्रोल में है। नेक्स्ट आती है फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन। अब ये इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन विंग, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स, डोमेस्टिकली अब्रॉड, मिलिट्री रन इंफ्रास्ट्रक्चर जाइंट्स, ये सब चीजें ये चलाती है। फिर आता है नेशनल लॉजिस्टिक सेल। अब ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक आर्म है पाकिस्तानी मिलिट्री का और पाकिस्तानी आर्मी का। ये जो है इनिशियली क्रिएट करते हैं मिलिट्री लॉजिस्टिक्स, और ये डोमिनेट करते हैं कमर्शियल फ्रेट को, ट्रांसपोर्ट को, वेयर हाउसिंग को और इन चीज को। अब एक और फाउंडेशन आती है अस्कारी ग्रुप, जो बिजनेस आर्म है AWT, जो बैंक चलाता है, इंश्योरेंस फर्म चलाता है, सिक्योरिटी सर्विसेज चलाता है, और गैस स्टेशन भी चलाते हैं अक्सारी ब्रांड के अंदर। अब ये कमर्शियल फेस है मिलिट्री का। फिर दोबारा से अब फिर मिलिट्री के रन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे बाहरी यूनिवर्सिटी, एयर यूनिवर्सिटी, जिनको सेंटर फॉर एक्सीलेंस के तौर पे मार्केट किया जाता है। सिमिलरली ये मैसिव टैक्स ब्रेक्स जो हैं इन लोगों को मिलते हैं, पाकिस्तानी पार्लियामेंट का इनको ऑडिट का अधिकार ही नहीं है। ये है पाकिस्तान की मिलिट्री का लेखा जोखा ब्रीफ में। बाकी आप चाहें तो उसको नीतिशास्त्र.substack.com पे पूरा आर्टिकल डिटेल में पढ़ लीजिए कि कैसे ये जो है नार्को टेरर, ऑर्गन ट्रेड, कैसे ये आपका जो रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर लैंड, कैसे एक आर्मी ने एक स्टेट को और एक पूरी उसकी आवाम को हॉस्टेज बना के रखा हुआ है। अब टुगेदर ये मिलके बनाते हैं एक मिलिट्री बिजनेस रिजीम, बनाते हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। और यही पाकिस्तानी आर्मी कभी IMF से एड मांगती है, कभी चाइना से प्रोजेक्ट लेते हैं, और वही पैसा उन्हीं धंधों में, उन्हीं बिजनेसेस में जाता है, उन्हीं फाउंडेशन में जाता है जो ये पाकिस्तानी आर्मी चलाती है, और जिसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम को कुछ नहीं मिलता है और सारा इनको जाता है। ये बताना क्यों जरूरी है यहाँ पे? ये इसलिए बताना यहाँ पे जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान मिलिट्री का असली चेहरा लोगों को दिखाना, लोगों के सामने साबित करना बहुत जरूरी है। अब ये लोग DGISPR के लोग जो है, ये लोग जो है झूठ चलाते हैं कि देखिए हमारा तो कोई एयरबेस हुआ नहीं, हमारे ड्रोन तो दिल्ली तक पहुंच गए। अरे आपने जो कोशिश की थी फतेह 2 मिसाइल गिराने की, वो तो सिरसा में गिर गई थी। आपके जो एयरबेस है रहीम यार खान, उसकी हालत देखिए वीडियो में। आपके जो नूर खान एयरबेस है, जो चकला एयरबेस भी मानते हैं इस्लामाबाद के पास, जहां से आपका न्यूक्लियर कमांड सेंटर रहता है, यहां तक कि आपका इतना नुकसान हुआ है कि आपका जो लॉकहीड मार्टिन का जो आप IF के जैगुआर स्ट्राइक्स में चाइना के WL2 UCAV हैंगर के जो PAF बेस सुकूर में थे, आपके वो चाइनीज ड्रोन भी टूट गए हैं। हालत ये भी हुई है कि इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली आपके 3 पाकिस्तानी ANTPS 773D लॉन्ग रेंज रेडार्स लॉकहीड मार्टिन के गिराए हैं। तभी आपकी पाकिस्तानी मिलिट्री को जाके अमेरिका से मदद मांगनी पड़ी डीएस्केलेशन के लिए भारत से, और आपके DGMO ने फोन लगाया। और जब JD वांस का फोन आया हिंदुस्तान को कि भाई हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कि आप डीएस्केलेट करिए, तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने 2 टूक उनको बोला कि हम डीएस्केलेट नहीं करेंगे, आप बीच में मध्यस्थता मत करिए, आप पाकिस्तानी DGMO को बोलिए कि डायरेक्टली हमारे DGMO की हॉटलाइन पर संपर्क करे। और फिर जब संपर्क पाकिस्तानी DGMO ने साधा तो उसके बाद जाके डीएस्केलेशन हुआ, और सीजफायर तो खैर नाम की है, हम तुम्हारी तो अगर हिंदुस्तानी सरकार की माने और भारत की सरकार की और भारत की मिलिट्री की माने तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है, सीज फायर नहीं है। ये एक नई डॉक्ट्रिन है, ये एक नई पॉलिसी है। इस पॉलिसी और इस डॉक्ट्रिन में हमें यह समझना होगा कि अब गोली का जवाब हम गोले से देंगे,
और हर टेरर अटैक पे अंदर घुस के मारा जाएगा। ये जानना बहुत जरूरी है। तो आप ये छोटा सा 15 से 20 मिनट का पॉडकास्ट है, इसके बाद मैं वो वीडियोस और मैं वो क्लिपिंग्स लगाऊंगा, तो आप सब देख लीजिए। और डीजीएमओ का प्रेस कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तानी एयरबेस की वीडियोस, फोटोग्राफ्स, लोकली सोर्स, ऑस्टनेट वीडियो सोर्स, सब के सब प्रूफ के तौर पे लगाए जाएंगे, ताकि पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तानी अवाम और दुनिया को बेवकूफ ना बना सके। हालत यह है कि आपके DGISPR के जो लिंक है वो अलकायदा से भी हैं, इनके पिताजी के, इनके बाप के। तो ये अब फिर किसी और वीडियो में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जनरल मुनीर को ये चीज जानने की जरूरत है कि उनका ये जो सपना है गजवाए हिंद का, वो कभी पूरा नहीं होगा। हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के लोग जब तक एक साथ खड़े हैं, ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि कभी पाकिस्तान का कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान को कभी मात दे पाएगा, ये आपका सपना है, कहीं ये ना हो कि भारत का तिरंगा किसी एक दिन मीनारे पाकिस्तान पे लहरा जाए। तो ये जिहादी मेंटालिटी और ये सोच कि धर्म के नाम पे किसी एक मुल्क को, किसी एक नस्ल को आप नफरत करें, इस सोच को जो उस मिलिट्री की, पाकिस्तानी मिलिट्री की रग रग में दौड़ रही है, इस सोच को काटना जरूरी है, इस सोच को मिटाना जरूरी है। ये लड़ाई एक सोच के खिलाफ है, ये लड़ाई उस जिहादिस्ट मेंटालिटी के खिलाफ है जो यूनिफॉर्म पहन के दुनिया में एक न्यूक्लियर बम उठा के घूमती है और कहती है मार दूंगा। भारत की एयरफोर्स ने और भारत की सरकार ने आपका न्यूक्लियर ब्लफ इस बार कॉल किया है। आपके 11 से 12 हवाई अड्डे उड़ाए गए, आपके रेडार सिस्टम्स उड़ाए गए, आपकी मिसाइल बैटरीज, चाइना द्वारा HQ-9 बैटरीज उड़ाई गई हैं। हालत ये थी कि आपने अल्टीमेटली, आपके DGMO ने डीएस्केलेशन मांगा है। तो ये सच्चाई है, ये मिथ्या नहीं है। नमस्कार। आप आशा करते हैं आपको सबको वीडियो पसंद आया। एंड में इतना ही बोलेंगे, जय हिंद और जय हिंद की सेना। जैकबाद एयरपोर्ट में धमाको किराना पहाड़ी जो सुबह अटैक हो गया, मजार अटैक होया, दूजा एक और अटैक हो गया, मुसलसल अटैक हो रहे किराना पहाड़ी तुम। किराना पहाड़ी के सामने एक चौकी सी आर्मी छोटी, उसे अटैक होया, मजार अटैक। सामने लाइन देख रहे हो, मजाल जी है। या अल्लाह।
दो अटैक हो गए हैं, दो अटैक, दो मिसाइल फायर हुए अभी। बुलाड़ी एयरबेस पे ये दो धमाके हुए हैं, तीसरा हवा में शायद क्रैश हो गया है उसके ऊपर। Yeah, change please. Okay. This is what the terror infra at Muridke looks like. If you see, north is as indicated, and to the right is east, where the international boundary lies. Could we have the next slide, please? Orientating. Just go back one slide. Okay. Please have a look at this red building, the series of buildings out here, and this empty ground. Next. If you relate, the empty ground is here, and you see this is the first weapon that is impacting. This is the impact point number 1 on Muridke training camp with our precision guided weapons on early morning 7th. Next please. Keep your eyes glued for the second weapon coming in and the second impact on the selected target point. Next slide please. Third weapon, third impact. Continue. And fourth weapon, fourth impact. So through these targeted and precision targeting, we addressed the target at Muridke, which was the terrain infrastructure. Can you hear me? All right. Okay, I'll come closer to the mic. Now we go to the next target, which is the Bhavalpur training camp. Next slide, please. Okay, just wait. So the effect, if you see, the impact point, if I can point out, this is the impact point. The ammunition has gone through the roof and it has created a blast inside, the photographs of which you would have, all of you would have seen. And the red building, after that there was this double-story building. It has been completely decimated by precision targeting. Next please. The target system which was in the north, a series of buildings. I will show you how it looked. Next. Completely destroyed by our precision targeting. Next. Now coming to Bhavalpur, this is the target complex that we are dealing with, a fairly large target complex. So we had to carefully choose the points that we needed to address, which were high value and which would meet our stated objectives of eliminating the terrorists. I would like to draw your attention to this red canopy, and in relation to that, I would cover the targets. One target system is a series of buildings here, other one here, and other one out here. Next slide, please. This is how it looked before, and this is how the building looked after the impact of the weapon. And orientation in relation to this red canopy, you can see here. Next, please. Before, next, and after. The roofs have completely collapsed. Next. This is the target system. Next. Precision targeting, and we have achieved our objectives here. Here is
the Pasrur air defense system. If you could see, zoomed up view, this is the radar mounted on a high tower. And after the strike, thank you. Can you hear me? Yeah, thank you. And after the strike, this is what has happened. This radar has been taken out, completely burnt. Next slide, please. The Chunia air defense radar, which was taken out on 7th and 8th. This is the radar site. A blown up photograph, once again, on a tower. Not very clear, but what you see very clearly is the after effect after we have struck. The radar head has been completely decapitated. Next slide, please. Arifwala air defense radar. In this complex, you see how it looked before, blown up image, and after really blown up. Next. Now coming to Sargodha airfield. Remember, this is one of their important airfields wherein they have a lot of assets, F-16s, other assets which they keep getting, training institutes. And we have stuck this airfield. It is not, if you zoom in here, then one impact point here on the runway and second impact point of our weapon, precision weapon on the runway. And if you see this blown up, repairing going on. Same here. Next. Rahimyar Khan. This is the area we have struck. A deep strike out here and one complex here. So this is how it looked before, and same, you see a big crater, another crater here, and this complex after strike neutralized. Next. Chaklala airfield, Noor Khan, once again a major air base, a lot of their logistic assets out here. This was the chosen complex that we intended to strike and convey a message. Next slide, please. This is how it looked before, and this is how it looked after our strike. Next. Sakar. We chose the radar site at Sakar. This is the radar site, and after it was struck, this is the aftermath, completely burnt out. Next, please. Aircraft shelter. This is how it looked before the strike, and this is how it looked after the strike. The roof of the buildings completely caved in and burnt. Next. Bolari airfield, aircraft hangar. This is how it looked before, and this is how it looked after the precision strike. Next. Jacobabad,